इमरान खान को वज़ीर आज़म बने अभी चंद ही माह हुए थे कि एक तकरीब में बैठे हुए उनके 2-3 ऊपर तले ट्वीट्स आ गए और ट्वीट्स की लैंग्वेज देख के कुछ लोग बड़े परेशान हो गए, ख़ास तौर पर हुकूमती लोग भी, कि अब इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। उसकी तफसील बताने से पहले अभी की एक ताज़ा तरीन खबर आई। वो जो कुछ लोग गिरफ़्तार हुए PTI के दफ्तर से, वो लोग जो खालिस्तन सिर्फ मुलाजम तबका है, या जैसे मैंने आपको पहले के व्लॉग्स में भी बता रखा, कोई किचन का स्टाफ है, कोई रिसेप्शन का है, कोई क्लैरिकल स्टाफ है, तो अभी कुछ देर पहले इतला आई कि उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी है। उनमें से एक के बेटे से अभी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके वालिद साहब को रिहा कर दिया गया है। दैट मीन्स के चूँकि सबकी रूबकार जारी हुई थी तो आई होप कि वो बाकी भी रिहा हो गए होंगे। अभी तक की एज इफ़ नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये खबर है, कुछ देर बाद दोबारा से गिरफ्तारी हो जाए, रीअरेस्ट हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन मुकदमा और कोई नहीं है, तो आई होप कि वो सारे लोग अपने अपने घरों को खैरियत से पहुँच चुके होंगे। खैर, वापस आइए ज़रा कौमी असम्बली के इजलास पे बात करते हैं। वैसे तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो मुतनाज़ कानून साजी हुकूमत करने जा रही है, आज उसके हवाले से पेशरफ्त होगी, लेकिन बाद में पता चला कि आज का जो पूरा दिन है ये मुख्तस कर दिया गया। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल के हवाले से आज इसके हवाले से तकारीर भी हुई, ऐवान में करारदाद भी पेश की गई। फिर सारे के सारे लोग जिस तरह से उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, सब एक ही सफ़ में खड़े हो गए और बड़ा अच्छा जेस्चर गया कि वो बहुत सारे लोग इसको शेयर कर रहे हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़। तो वो बेसिकली शहबाज शरीफ, साथ में अपोजिशन की क़यादत बैरिस्टर गौहर, और ये सारे लोग जब एक ही सफ़ में खड़े हुए तो उससे लोगों ने बड़ा अच्छा जेस्चर लिया कि यहाँ पर तो कम अज़ कम एक सफ़ में दिखाई दिए। असम्बली में होते तो सारे एक ही जगह पे हैं, लेकिन दरमियान में ज़रा तकसीम होती है कि ये हुकूमती बेंचेज़ हैं, ये अपोजिशन बेंचेज़ हैं। यहाँ पर वो तकसीम दिखाई नहीं दी, तो इसको लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक लम्हे के लिए ये सोच रहा था कि हमने करारदाद तो पेश कर दी, यानी हुकूमती सतह पर हमने अपना परचम भी सरनगू कर लिया, करारदाद भी पेश कर दी और तकारीर भी हो गई। क्या ये सब कुछ काफ़ी है इस सारे मामले को एड्रेस करने के लिए? अगर कंपैरिजन करें एक लम्हे के लिए इमरान खान के टाइम के हवाले से, तो उस वक्त जिस तरह से OIC की कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, यानी पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज बना हुआ था मुस्लिम ममालिक के लिए, और ना सिर्फ सेंट्रल स्टेज था बल्कि पाकिस्तान लीड कर रहा था और हेडलाइंस लग रही थी कि मुस्लिम दुनिया पाकिस्तान में। तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, यानी 3 महीनों में गालबन 2 मरतबा, और एन उन लम्हात में भी जब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली थी, उस वक्त भी OIC कॉन्फ्रेंस हुई, यानी पाकिस्तान में मुस्लिम इत्तेहाद का सबसे बड़ा इजलास ना सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार हुआ। और ना सिर्फ मुस्लिम सरबरा यहाँ पर आए, वज़ीर ख़ारजा को बुलाया गया। बेशक इशूज़ जो भी थे, लेकिन पाकिस्तान उस रोल में आ गया था कि मुस्लिम उम्मा को लीड कर सकता था। लेकिन अभी की करंट गवर्नमेंट का अगर देखा जाए तो करारदाद, तकारीर, इसके अलावा हम उस तरह का इनिशिएटिव अभी तक नहीं ले पाए, वो सॉलिड इनिशिएटिव। अगर फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए इमरान खान बाहर होते, जेल से बाहर होते, तो उनका क्या किरदार होता, और अगर वो पावर में होते तो इस वक्त क्या यही सारा मामला होता? हम तो प्रेस रिलीज़ में इसराइल का नाम लिख के वापस रिमूव कर रहे हैं। जो रद्द-ए-अमल हमारा सफारत खाने की जानिब से जा रहा है या सरकारी सतह पर जा रहा है, उसमें इसराइल का नाम क्यों हटा दिया गया? लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपने लिख ही दिया था तो पूरी प्रेस रिलीज को बदलने की क्या ज़रूरत थी जिसमें से सिर्फ इसराइल का नाम हटा दिया जाए? दूसरी जानिब इमरान खान के आज के रद्द-ए-अमल को भी अगर आप देखें, जो उन्होंने ट्वीट करवाया डिक्टेट करा के अपने लोगों को, उस ट्वीट में इसराइल का नाम लेके उन्होंने कहा कि यह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर उन्होंने नेम एंड शेम जैसी पॉलिसी जो है वो अपनाई है। लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल नज़र आती है। जहाँ आज मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ साहब को, वो बता रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो बैल मुझे मार के मुतरादिफ है। मतलब वो कह रहे हैं कि इससे नुकसान हुआ, इससे हुआ क्या। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत मुझे अच्छे से याद है। इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बने अभी 2-3 महीने का ही वक्त गुजरा था, और एक तकरीब थी वजारत ओवरसीज़ में। हम वहाँ पर मौजूद थे, बाहर तंबू गनाते लगाए हुए थे, वहीं पर ज़रा एक तकरीब हो रही थी। तो उस दौरान इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म 2-3 ट्वीट्स कर दिए बैक टू बैक, और उन ट्वीट्स में सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनके हवाले से बहुत सख्त लबो लहजा अपनाया गया था। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ नहीं किया जा रहा था, और उस मौके पर इमरान खान का जो सॉलिड स्टैंस था वो उन ट्वीट्स में नज़र आ रहा था, और बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट गया,
कुछ बहुत सारे और भी बातें करते हैं कि शायद इससे ताल्लुकात ख़राब। तो मुझे उस टाइम एग्जैक्ट वो मंजर याद है जब हुकूमती शख्सियात भी वहाँ पर बैठी थी और वो ट्वीट्स जब सामने आया, हम उसको टीवी पर रिपोर्ट कर रहे थे और जो लोग पास बैठे थे वो कह रहे थे कि ये क्या हो गया, मतलब इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रद्दअमल क्या होगा। उन्हें यह था कि अब अपोजिशन कहेगी देखे ताल्लुकात ख़राब हो गए, ताकतवर मुल्कों के साथ आपने अपने ताल्लुकात को मुतासिर कर लिया एंड सो ऑन। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस कि उस ट्वीट के बाद इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल बदल गई थी। यानी अगर आप उस ट्वीट के बाद की सूरत हाल को देखें कि जब आपने एक मैसेज दे दिया कि बराबरी की सतह पर बातचीत होगी और आपको एतराफ़ करना पड़ेगा हमारी कुर्बानियों का, तो एक जब आपने स्टैंड लिया, सॉलिड स्टैंड लिया, तो फिर आपने देखा कि दूसरी तरफ से भी रवैया थोड़ा सा नरम हुआ। तो आई डोंट नो, हो सकता है ऐसे ओहदों पर बैठे हुए लोगों को 100 तरह के मसाइल का सामना हो या बहुत सारी और डिप्लोमेटिक चीज़ों को देखना पड़ता हो, लेकिन आपने जो भी पॉलिसी रखनी है ज़रूर रखें। आपने नहीं कहना एब्सोल्युटली नॉट मत कहें, लेकिन जब आप नेशन को ये बताते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कहने से हमें नुकसान होता है या आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ है, दैट मीन्स कि आप कौम को उस जानिब धकेल रहे हैं कि भाई आपने खामोश रहना है, आपने कुछ नहीं कहना, ताकतवर जो मर्जी कर रहा है कह रहा है, हमने आगे से एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना, हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक नेशन बिल्डिंग या कौम की तरबियत की तरफ भी बात जाती है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी कौमी असम्बली के इजलास की और बात करते हैं। असल में जब मैं ये बात करता हूँ ना सारी खुद मुख्तारी वाली, अपने वकार की, सालमियत वाली, तो फिर उस तरफ ध्यान खुद ही चला जाता है, आप ऑटोमेटिकली चला जाता है कि कौन है ऐसा लीडर पाकिस्तान में अब तक आया या मौजूदा रजीम में कि जो पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले सकता है, जो ये मैसेज दे सकता है कि हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। हर बार यही नहीं है कि ठीक है आपने जो कह दिया वही ठीक है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आज पार्लियामेंट का इजलास हुआ उसमें हमने कुछ तकारीर देखी। उनमें से आज की जो मेन एक और हाईलाइट मुल्की दाखिली सियासी मामलात के हवाले से है, वो राजा परवेज़ अशरफ की है। एक तरफ हमने देखा पीटीआई के लोग जो हैं वो अपने मिसिंग एमएनए की तस्वीर थामे इजलास में शरीक हुए। उससे पहले जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें भी तस्वीर उठा के नारेबाजी हुई और फिर वो ऐवान में ले गए। ये लोग असल में वो हैं जो मिसिंग पर्सनस के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन जब इनमें से खुद ही एक शख्स मिसिंग हो जाए तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी पड़ रही है। तो आज एक तरह से टोकन एहतजाज किया गया पार्लियामान में और बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया लोगों ने। अपने जो पीटीआई के रुकन थे उन्होंने अपने मिसिंग एमएनए की तस्वीर उठाई। दूसरी तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ये कहा कि मैं इसके बारे में पता करा के बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। स्पीकर के नोटिस में भी आया। और दूसरी तरफ राजा परवेज़ अशरफ की जो तकरीर थी वो बड़ी अहम और बड़ी मायने खेज़ है। यानी उन्होंने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में ये कहा कि खुदा के लिए मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकालें, आपके पास इख्तियार है, आपके पास इस वक्त ताकत है। तो उन्होंने जिस अंदाज से कहा कि मुल्क को बचाएं ताकि हम कोई लीडिंग रोल अदा कर सके मुस्लिम उम्मा में भी, अभी जो अपने अंदर का मामला है उसको सेट करना है। उन्होंने मतलब खुले लफ्ज़ों में कहा कि अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए हमें सियासी मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। अडयाला जेल से भी मैसेजेस आ रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए रास्ते खोलने की बात हो रही है। फिर महमूद अचकज़ई की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई, उनको इख्तियार दिया गया। मतलब जो हो सकता है इस वक्त बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो वो अडॉप्ट किया जा रहा है, सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, अपना नैरेटिव जो है उसको थोड़ा मोल्ड किया जा रहा है, अपने रवैयों में थोड़ी नरमी लाई जा रही है। तो इसका बेहतर रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि मुज़ाकरात की तरफ लाया जा सके। पीटीआई और हुकूमती जो ग्रुप है, यानी हुकूमत में इस वक्त मेन स्टेक होल्डर तो पीएमएलएन है ना, वो एक ऐसे स्टेप पे आके फंस चुके हैं कि कोई भी उनमें से एक दूसरे की तरफ बढ़ना नहीं चाहता। तो शायद तीसरे फरीक को एज अ पीपल्स पार्टी है तो वो भी इत्तेहाद का हिस्सा ही, लेकिन शायद उनके अंदर थोड़ी और किस्म की सोच पाई जा रही है कि मामलात को बेहतर करने के लिए कोई अपना वो किरदार अदा कर सके। अभी तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ मुस्तकबिल में तो शायद उस एंड से होगा, क्योंकि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने की राह में भी एक जो हल्की फुल्की सी रुकावट है या कहीं से अगर इसके अगेंस्ट बात आती है तो वो पीपल्स पार्टी के एंड से आती है। और अभी आपने देखा आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ। अब कोई नहीं कहता कि काबीना के इजलास में पीटीआई के ऊपर पाबंदी का एजेंडा शामिल कर लिया गया या इसके ऊपर गौर होगा। अभी रूटीन आइटम्स हैं, उसके ऊपर गौर करके निकल गए। अभी कहते हैं जब मुनासिब होगा, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। तो यानी वो पाबंदी वाला एजेंडा फ़िलहाल साइड पर लग गया। उसकी एक बड़ी वजह, आप लोग माने या ना माने, ज़रूर पीपल्स पार्टी है। तो शायद उस एंड से कुछ ना कुछ हो रहा है। जो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता खोलें, राजा परवेज़ अशरफ ये कोई पीपल्स पार्टी की आम शख्सियत भी नहीं है। मतलब मैं कहूँ ना कि ऐसे किसी पीपल्स पार्टी के एमएनए ने उठ के बात कर दी है
है, ऐसा नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के चंद फैसला साज लोगों में शामिल हैं जिनको अंदर की पॉलिसी का पता है कि हमने किस साइड पर जाना है। तो अगर उनके एंड से ये बात आ रही है कि खुदा के लिए मुज़ाकरात का रास्ता खोले, खुदा के लिए कोई इनिशिएटिव शुरू करे, दैट मीन्स ये मुज़ाकरात वाली बात जो है वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट की जा रही है या कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस आ रही है। जो भी अपडेट होगी आपको बताता रहूँगा। अब आ जाइए पीटीआई के एंड से क्या हो रहा है। यानी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान की जमात के दौरान मैंने बताया था कि कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब पहला इजलास इन दोनों जमातों का वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के लिए वो तलब किया गया है। ये भी इस रिसेंट टाइम में एक अहम डेवलपमेंट है। पहले तो ये था ना कि बस मुलाकात कर रहे हैं, कोई कमेटियाँ नहीं बन रही थी, मुज़ाकरात आगे चल नहीं रहे थे। तो अभी दोनों जमातों के जो मेंबरान हैं उनके वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम हो गई है और बताया गया है कि मंगल के रोज़ ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और इस मुज़ाकरात में मौलाना फजलुर रहमान भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, इम्कान है कि शायद वो भी शरीक होंगे। तो अगर इन मुज़ाकरात में कोई कामयाबी मिलती है तो शायद पीटीआई इस पोजीशन में आए कि वो अनाउंस कर सके, या ये इत्तेहाद इस पोजीशन में आए कि वो अनाउंस कर सके कि हम मुश्तरका जद्दोजहद अपनी शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अगस्त के बाद ये मामला उसी तरफ जाता दिखाई दे रहा है कि कोई मार्च या कोई एहतजाज, क्योंकि ये गर्मी की शिद्दत थोड़ी कम होने का इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ अदालती फ़ैसलों का इंतज़ार है। उसके बाद ये किसी मूवमेंट की तरफ बढ़ता हुआ इत्तेहाद दिखाई दे रहा है। फिर पीटीआई ने जमात इस्लामी के जो एहतजाज है उसमें भी शिरकत की है। यानी कोई बड़े पैमाने पर शिरकत नहीं है, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब की तरफ से ये डायरेक्ट किया गया तो आज शुएब शाहीन गए हैं इस इजलास में शिरकत के लिए। ऑल्दो के इस इजलास के दौरान ही उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये पैगाम मिला कि वो इस इजलास में क्यों आए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और फिर मोटर बाइक पर उन्हें जिस तरह से वहाँ से जमात इस्लामी के कारकुनान ने बाहिफाजत निकाला, आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, किसी भी मुकदमे में हो सकती है। लेकिन वो गए ज़रूर हैं और अभी तक उनका कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा, क्योंकि जमात इस्लामी ने ये पोजीशन अपनी वाज़े की हुई है कि तहरीक भी अपनी अपनी है और बाकी सारा कुछ भी अपना अपना है। बातचीत चलती रहेगी, किसी मीटिंग में वो आ जाएं, किसी में हम चले जाएं, लेकिन हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जमात इस्लामी का जो एक उसूल है, असूली मौक़िफ़ आप समझ लें कि वो है। वो कह रहे हैं कि हमने माजी के एक्सपीरियंस से देखा है कि किसी भी इत्तेहाद का कोई एंड रिज़ल्ट नहीं निकलता, इसलिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो आज की एक और अहम डेवलपमेंट उस वक्त आई जब पीटीआई का भूख हड़ताली कैंप, वैसे तो अब उसमें उतनी शिद्दत और हिद्दत नहीं रही क्योंकि कम लोग जाते हैं, 2-3 लोग ही मैक्सिमम रुकने असम्बली जो है वो मौजूद थे। आज जिस वक्त ये डेवलपमेंट हुई कि फिर सनम जावेद भी पहुंची वहाँ पर, जैसे वो पहुंची हैं तो स्टाफ आ गया, अमला आ गया पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी स्टाफ है, और उन्होंने कहा कि जनाब बाहर से आए हुए शख्स को इजाज़त नहीं है इसमें बैठने की, तो इसलिए उन्हें कहा कि आप यहाँ से चलिए। इस दौरान थोड़ी तलख कलामी भी हुई, जुमलों का तबादला भी हुआ। सेनेटर फलक नाज थी और शाहिद खट्टक थे, एक आध कोई और एमएनए भी थे। तो इस मौके पर काफ़ी आर्गूमेंट हुए, बल्कि बैरिस्टर गौहर ने भी कहा कि अगर कोई हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। चैम्बर में ले जाना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तो आ सकते हैं। हमने कारकुनान को कोई दावत नहीं दी हुई कि सारे कारकुनान पहुँच जाएँ, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो उसको बाहर नहीं भेजा जा सकता। लेकिन ये सिचुएशन हुई है और एतराज़ किया गया सनम जावेद के वहाँ पहुँचने पर। फिर आज की पीटीआई के कैंप से एक और डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई 13 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती है। 22 अगस्त को उन्हें इजाज़त मिल गई है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त दिया कि 22 अगस्त को नहीं, हम 13 अगस्त को करना चाहते हैं। शेख रशीद ने भी दरख्वास्त दे दिया है ज़िला इंतज़ामिया को रावलपिंडी में 13 अगस्त की रात जलसा करने के लिए। दूसरी तरफ पीटीआई चाहती है इस्लामाबाद में जलसा करना। तो मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि 13 अगस्त की रात वो 14 अगस्त शुरू हो रही होगी, और उस टाइम तो आपको पता है क्या माहौल होता है यहाँ पर। तो 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के ऊपर ना पाबंदी लग जाए, मुझे तो इस बात का ख़तरा है। पीटीआई को इजाज़त मिलना इन हालात में मुझे तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा। बहरहाल उन्होंने दरख्वास्त दी और साथ में ये कहा है कि 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार हुए 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो हम इस्लामाबाद में एहतजाज भी करना चाहते हैं, हमें उसकी भी इजाज़त दी जाए। डबल इजाज़त मांगी गई है। तो ज़िला इंतज़ामिया इतनी अच्छी है कि इन्हें इजाज़त देगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखूँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।